वेलकम 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 बैक एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके आरबीएससी क्लास 10 साइंस के अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके पेपर के अंदर आने की बहुत बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। ये आपके इस मतलब सीरीज का पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है। एंड आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर की, फिर उससे नेक्स्ट चैप्टर की, सारे चैप्टर्स की मैं अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। एंड आप इस पे सपोर्ट दिखा देना, मैं बस इतना ही चाहता हूँ, क्योंकि वीडियोस वगैरह बनाने में मेहनत बहुत लगती है और इनकी जो पीडीएफ तैयार करने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। तो एंड साथ साथ में मैं अभी अभी अपनी जो है ना पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी मतलब टाइम मेरे को निकालना पड़ता है, मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी वीडियो को। तो अगर बात की जाए अपने पहले क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन आता है Fe2O3+2Al को अगर हम मिक्स कर दें तो वो आपको देता है Al2O3+2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है ना वो किस प्रकार की है, तो ये वाली जो अभिक्रिया है ना वो है आपकी संयोजन अभिक्रिया है। फिर आता है आपका Fe प्लस में H2 इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस में H2। उपरोक्त अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण में Fe का गुणा क्या है, 3 है। देखो भैया, बाकी सब चीजें अपन ध्यान से अगर देखें तो H2 यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ठीक है ना। इस तरफ भी 2 एटम्स है, राइट हैंड साइड भी। फिर अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड जो है ना 1 एटम है, और राइट हैंड साइड इसके 4 एटम्स है। इसके अंदर अगर सोचो, अब मैं इस तरफ मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो इस तरफ अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4, अगर इस तरफ मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ ना, वेट वेट वेट, क्या हो रहा है, इस तरफ अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए, तो मेरे को यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन एफ के ऊपर कोई फर्क पड़ा है क्या? एफ तो यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एफ का गुणांक क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। कोई भी इसके अंदर आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। बाकी मतलब बहुत ज़्यादा ईजी ये क्वेश्चन था। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत जमने को क्या कहते हैं? भैया संक्षारण कहते हैं, पूरी दुनिया जानती है और मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रमुख गैस प्रयुक्त कौन सी है, तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, अगर आपको पता हो तो। पौधे यूज करते हैं भैया, पता इसमें होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये देखो CO2 और H2O मिलकर C6H12O6 बनाते हैं, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, और साथ में ऑक्सीजन भी बनती है। ये समीकरण पहले ही बता देता हूँ, संतुलित नहीं है, कहीं आप सोच लो कि भैया गलत पढ़ा रहे हैं आप हमको, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2 mg प्लस O2 इक्वल्स टू गिव्स 2 mg मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, और साथ साथ में ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऊष्मा तो निकल ही रही है ना। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रयुक्त मुख्य गैस कौन सी है, तो CO2 गैस है, 2 बार आई गेस ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर अपन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का जो है ना उदाहरण है ये। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो लेड नाइट्रेट गैस में विसर्जन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम तथा सूत्र क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। और इसका जो चित्र है ना, डायग्राम जो चित्र है वो आपको याद होना चाहिए, पिछली बार पेपर के अंदर पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है। कोयले के दहन से कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पूरी दुनिया जानती है, आप लोगों को भी जान लेना चाहिए गैस। लेड नाइट्रेट गैस में ये 2 बार नहीं, रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन जो ना, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लो चुंड पर तनु HCl डालने पर क्या होता है, H2 गैस बनती है और FeCl2 बनता है, ठीक है ना। बोर्ड पेपर के अंदर भी इस बार ये क्वेश्चन आया था अगर आपको पता हो तो, क्योंकि आप लोग सॉल्यूशन तो देखते नहीं हो। चांदी पर चढ़ी हरी परत का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए, Cu.CO2। कॉपर कार्बोनेट इसको बोलते हैं, और मैंने अपनी और पिछली बार ये के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, और मैंने ये वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। फिर चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये रासायनिक समीकरण लिखी हुई है, इनको आप संतुलित बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। आंसर भी इनके मैंने मेंशन कर रखे हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल्स टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। इसके लिए आपको सब समीकरण को आपको जो है ना रासायनिक समीकरण में बदलना, और वो आपको संतुलित करनी है, ठीक है ना। Fe प्लस में CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 प्लस में Cu, ठीक है ना। ये किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये आपको पता होना चाहिए, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे से लिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, पेन नहीं है, तो लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन आप पढ़ लेना, मतलब सोच लेना, सुन लेना ठीक है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये आप समीकरण लिखी हुई है, इसको आप संतुलित कर सकते हो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। एंड ये वाला क्वेश्चन भी सही से मॉडल पेपर में आया था, जितना मेरे को पता है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है ना मॉडल पेपर के अंदर आ चुका है, जितना मेरे को पता है।
आप एक बार चेक कर लेना। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं कि यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो तो इसे असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। यानी कि असंतुलित समीकरण है ना, बेसिकली उसी को कंकाली समीकरण कहा जाता है। यानी कि ये वाली जो आपके सामने समीकरण लिखी हुई है ना, वेट 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 वेट, अगर इसका आपको उदाहरण पूछने का कंकाली समीकरण का, तो बिंदास आप ये वाला उदाहरण लिख देना, Mg+O2 गिव्स MgO, ठीक है ना। ये संतुलित समीकरण नहीं है, तो यह वाला उदाहरण जो है ना कंकाली समीकरण का ही ये उदाहरण है। फिर अपन चलते हैं, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, वेट वेट वेट, आई गेस पिछले वाला मैंने किया ही नहीं इतना मेरे को पता है। हाँ जी भैया, तो कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, और साथ साथ में उसमें क्षैतिज अभिक्रिया का भी उदाहरण है। क्योंकि जब कोयले का दहन हो गया तो ऊष्मा तो निकलेगी निकलेगी ना यार। क्या बच्चों वाले सवाल लेकर आया हूँ आज मैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम आपको पता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, इसलिए इसको जलाने से पहले जो है ना साफ किया जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना अवरोध पैदा करता है जलने में, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा समस्या करता है पैदा। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है ना, ये देखो Zn+ में SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर इससे क्या बनता है ZnSO4H2 बनता है, ठीक है ना। ये जो है ना किसके साथ जलती है? यह हाइड्रोजन गैस जो है ना फट की ध्वनि के साथ जलती है, फट की ध्वनि के साथ ये जो गैस है ना वो जल्दी है क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए चित्र बनाइए। यानी कि कॉपर ऑक्साइड में अपचयन किस तरीके से होता है? Cu+ में O2 इक्वल्स टू CuO, ठीक है ना। अगर समीकरण जो है ना संतुलित नहीं है तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, या आपकी समीकरण संतुलित हो जाएगी, यहाँ पे भी आप 2 लगा दो। और ये आपका जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ये किस रंग का होता है? तो ये आपका काले रंग का होता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मुझे व चुन्नी का निर्माण आप इसका उदाहरण लिख सकते हो, और जल का निर्माण भी आप इसका उदाहरण लिख सकते हो। बहुत बार मैं ये अभिक्रियाएं करवा चुका हूँ शायद से, जितना मेरे को पता है। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। हो सकता है मेरी जीभ में कभी कभार कोई उल्टा सीधा वर्ड आ जाए तो उसका आप इग्नोर मार देना, क्योंकि मैं इतनी तेजी से बोलता हूँ तो यार स्लिप ऑफ टंग तो हो ही सकता है। तो इसका प्राकृतिक गैस का दहन आप इसका उदाहरण लिख सकते हो, CH4+ में O2 इक्वल्स टू CO2+ में H2O+ में ऊष्मा। फिर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इस प्रश्न में, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन के पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल दाल तथा दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स के अणु शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये आप इसकी समीकरण भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। और इसकी जो PDF वगैरह है ना वो आपको अपने टेलीग्राम क्या बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। दीवारों की सफेदी करने में किसका उपयोग किया जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। CO+ में H2 इक्वल्स टू CaOH ट्वाइस, यानी कि इसका जो विलियन होता है ना, यानी कि CaOH ट्वाइस का जो विलियन होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी कि CaO का जो विलियन होता है इसका उपयोग किया जाता है। विलियन का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जब जल मिला हो, जल मिलने पर क्या बन जाता है? ये बन जाता है। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाला लिख देते हैं, ठीक है ना, बुझा हुआ चुनना, कि बुझे हुए चुनने का उपयोग किया जाता है, जबकि लेकिन कई किताबों के अंदर अलग चीज़ें लिखी हुई होती है। तो आपको जिसकी किताब के अंदर जैसा भी आपको मिले आप उस हिसाब से लिख देना, और बाकी आप एक बार अपने स्कूल के टीचर से ना कन्फर्म कर लेना। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो वियोजन अभिक्रिया की ऊष्मा प्रकाश तथा विद्युत अपघटन को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एकल अभिकारक जो है ना ऊष्मा प्रकाश या विद्युत द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो है ना ऊष्मा द्वारा अवशोषित होते हैं, अतः इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि जब आप किसी पदार्थ को तोड़ते हो ना तो उसके लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है ना, इसीलिए इसको जो है ना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। फिर आप इसका अपन अगर बात कर ली जाए इसके प्रकारों की, तो ऊष्मा वियोजन जो है ना एक इसका प्रकार है। इसका आप उदाहरण भी यहाँ पे देख सकते हो। फिर अपन चलते हैं अपने इसकी नेक्स्ट प्रकार के ऊपर। तो इसका दूसरा उदाहरण है ये ऊष्मा वियोजन का, ठीक है ना, और इसका आप उपयोग भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसका तीसरा उदाहरण आ गया। फिर अपन चलते हैं इसके चौथे उदाहरण के ऊपर, चौथा उदाहरण नहीं है। फिर आपका विद्युत अपघटन आ गया। ये इसका बढ़िया तरीके से डायग्राम वगैरह भी बना हुआ है, आप इसको देख लेना बढ़िया तरीके से। एंड देन ये आपका आ गया प्रकाशीय अपघटन, ठीक है ना। ये वाली जो विक्रिया है इसका उपयोग किसकी में किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। पुराने फोटोग्राफी को कई बार जो है ना श्वेत श्याम फोटोग्राफी भी लिखा हुआ आपके सामने आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं।
फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। बढ़िया तरीके से आपके सामने समीकरण लिखी हुई है, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको होनी नहीं चाहिए। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है ना कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोने पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला मलिन पड़ जाता है, क्योंकि आयरन जो है ना कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को निकाल देता है बाहर और खुद FeSO4 बन जाता है, ठीक है ना। इसके अन्य उदाहरण आप ये देख सकते हो। और इसके लिए जो है ना एक सक्रियता श्रेणी भी विकसित की गई है, अगर आपने पढ़ी हो तो सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना। हो सकता है अब इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए, लेकिन फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। तो ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है अभिकारकों के अंदर ही, ठीक है ना। आप इसके दो उदाहरण ये देख सकते हो, Na2SO4 प्लस में BeCl2 इक्वल्स टू BaSO4 प्लस में 2NaCl, ठीक है ना। ये सफेद जो है ना अक्षेप बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है, जो कि नीचे पानी के अंदर बैठ जाता है। फिर अपन चल लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? बेसिकली अपनी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसी को ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी आप कह सकते हो, अगर आप में कोई परिभाषा वगैरह आपको याद ना हो तो, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर नीचे ना अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, और अवक्षेप कौन सा होता है, जैसे इसके अंदर ये BaSO4 है ना, ये आपका अवक्षेप है, ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तन यानी कि ऑक्सीकरण की समीकरण लिखिए। समीकरण लिखी हुई है यहाँ पे, ये किस कलर का होता है? काले रंग का होता है, ठीक है ना। पूछा जाता है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन अगर चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसको पढ़ लेना। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को लिखना है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन ला के मैंने दे दिया, मैं पढ़ पढ़ के भी आप लोगों को बताऊंगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ कि कॉपर को जब गर्म किया जाता है वो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। एंड आई गेस अपने इतना ही क्वेश्चन है, तो इसकी जो है ना PDF आपको मिल जाएगी अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। एंड आई होप मैं मतलब ऐसा कर रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि आपका जो है ना सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा एंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आवश्यकता होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, तो कोई मेरे को ऐसा ना कहे कि भैया आपने ढंग से समझाया नहीं, आपने हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, क्योंकि मैंने थंबनेल के अंदर ढंग से लिखा था कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मैं वन शॉट के नहीं ला सकता, क्योंकि वन शॉट तो बहुत सारे चैनल्स के ऊपर जो है ना अपलोड हो चुके हैं, ठीक है ना, जो कि कंसेप्ट ढंग से बता रहे हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने बताया हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो ओके, फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। एंड सब्सक्राइब करने वाले चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।